अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। पिंडी में जीएचक्यू यानी जनरल हेडक्वार्टर्स में इंतहाई अहम और हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारियां की जा रही हैं। सहाफियों को 3 बजे का वक्त दिया गया है, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी डीजीआईएसपीआर अहम मामलात के ऊपर ब्रीफिंग देने जा रहे हैं। अब अहम मामला इनफैक्ट है क्या जिसके लिए पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस डिजाइन की गई है, और इस प्रेस ब्रीफिंग से पहले एक इंतहाई अहम मुलाकात जीएचक्यू में ही हुई, जहां पर अहम लोगों को ब्रीफिंग दी गई। ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है, और सिलसिला वो भी है जिस सिलसिले में डीजीआईएसपीआर ने अपनी गुज़श्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। ये तमाम तर मामला, इसकी डिटेल्स मैं अभी इस व्लॉग में आपके सामने रखने जा रहा हूं। डीजीआईएसपीआर प्रेस कॉन्फ्रेंस तो 3 बजे करेंगे। 3 बजे से पहले हम आपको एक जो क्विक इसके हवाले से जो हाइलाइट्स हैं वो दे देते हैं कि डीजीआईएसपीआर की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त क्यों मुकर्रर की गई है और वक्त किस कदर अहम है। लेकिन उससे पहले कुछ अहम बातें हैं जो आपके साथ करना जरूरी है। खासतौर पर गुज़श्ता रात मॉडल टाउन में वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत जो एक मुशावरती और हंगामी इजलास हुआ है, उस इजलास में वफाकी काबीना के वज़रा को भी बुलाया गया था। ख़ास तौर पे वफाकी वज़ीर ख़जाना मौजूद थे, वज़ीर दिफ़ा मौजूद थे, और उसके साथ साथ अली परवेज़ मलिक मौजूद थे, अताउल्लाह तारड़ मौजूद थे। चीन से आया हुआ सहाफ़ियों का वफ़्द मौजूद था, जिसने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को अपने जो नोट्स हैं वो शेयर किए हैं। लेकिन इस इजलास के बाद जो अहम खबर सामने आई है वो ये कि एक नेशनल टास्क फोर्स बना दी गई है। 8 रुकनी टास्क फोर्स है, और ये टास्क फोर्स वजीर तवानाई सरदार अवैस अहमद खान लगारी की सरबराही में बनाई गई है। जबकि इसमें जो शरीक चेयरमैन होंगे टास्क फोर्स के, वो वजीर आजम की मुशीर बराए तवानाई मोहम्मद अली होंगे, जो केयर टेकर कैबिनेट के अंदर वजीर तवानाई भी थे। इसके साथ साथ एक लेफ्टिनेंट जनरल यानी फौजी अफसर को शामिल किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल जफर इकबाल वो नेशनल कोऑर्डिनेटर मुकर्रर किए गए हैं। इसके अलावा सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी के लोग होंगे, नेपरा के लोग होंगे, यानी इस टास्क फोर्स के अंदर एक एक मेंबर इनका भी होगा। और इस टास्क फोर्स का मकसद पावर सेक्टर के अंदर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करना है, आईपीपीस के साथ मामला को देखना है, आईपीपीस के साथ जो माहिदा है उससे मुतालिक बात होनी है। अब ये वो बात है जो कही गई है, जो दिखाई जा रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हाथी के दांत खाने की और दिखाने की और, मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि चीन की जानिब से पाकिस्तान से एक बड़ा मुतालबा किया जा रहा है, जिसमें उनकी जो पेंडिंग ड्यूज हैं या आईपीपीस की जो पेमेंट्स हैं बिजली की फराहमी की मद के अंदर, उसको क्लियर करने का कहा जा रहा है। और दूसरा अहम मामला जिस सिलसिले में वफाकी वजीर खजाना भी मौजूद थे वो ये है कि शरह सूद 2% बढ़ाने का मुतालबा कर रहे हैं, अगर अगर जो कर्ज है वो रीशेड्यूल कराने हैं, और अभी पाकिस्तान कर्ज देने की पोजीशन में नहीं है, तो जो कि नहीं है। 3 ममालिक के $12 अरब हमने देने हैं, रोल ओवर हमें चाहिए, रोल ओवर मिलेगा तो ही आईएमएफ का प्रोग्राम भी मिलेगा। तो उसके लिए चीन ने एक ऐसे मौके के ऊपर हमारी हुकूमत को तिगनी का नाच, इस्टेब्लिशमेंट को भी, इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत दोनों को तिगनी का नाच नचाया हुआ है। और इस सिलसिले में शहबाज शरीफ साहब को ना तो बरादर इस्लामी ममालिक से कोई मदद मिल रही है, और ना ही चीन के साथ, जिसको दोस्त मुल्क कहा जाता है, वहां से कोई मदद मिल रही है। और अमेरिका तो अपनी तरफ खड़ा हुआ है, यानी अमेरिका तो अपनी जगह पर अपने स्टांस के ऊपर उसूली मौके पे कि आप ये करोगे तो आपको पैसे देंगे, अदरवाइज मामला बहुत खराब हो जाएंगे। लेकिन यानी इस हुकूमत के लिए अब ये कहिए कि जमात इस्लामी का धरना दबाव लेके आया है, या बैन अवी जो दुनिया है वो दबाव क्रिएट कर रही है। यानी लोकली भी अच्छा खासा दबाव है, और इंटरनेशनली भी अच्छा खासा प्रेशर जो है वो माउंट हो रहा है इस हुकूमत पे। और इस हुकूमत को इस्टेब्लिशमेंट भी सीधा सीधा कोरा जवाब ये दे रही है कि आप डिलीवर करने में नाकाम है, डिलीवर करेंगे तो बचेंगे। बल्कि यही मशवरा जो है हुकूमत के अपने चाहने वाले भी उनको दे रहे हैं। पीपल्स पार्टी के निगर हुसैन बुखारी ने भी दिया गुज़श्ता रोज कि भाई हुकूमत अगर डिलीवर नहीं कर पा रही तो फिर थ्रेट है ना, अगर आप डिलीवर करेंगे तो फिर इस्टेब्लिशमेंट को क्या पड़ी है कि इस्टेब्लिशमेंट आपको गिराएगी या इस्टेब्लिशमेंट आपको रोक टोक करेगी। आप डिलीवर करें, अगर आप रहना चाहते हैं तो डिलीवर करें, अगर नहीं कर सकते तो फिर इस्तीफा देके घर चले जाएंगे, फिर असम्बलियां तोड़ दें, फिर इलेक्शन कराएं। आप नहीं कर सकते तो फिर इतना ज्यादा गले में ढोल डालने की जरूरत नहीं है। अब इस्टेब्लिशमेंट को भी अच्छे तरीके से पता है, एक तरफ फॉर्म 47 का मामला है, दूसरी तरफ इंटरनेशनल कम्युनिटी का मामला है, आलमी दबाव है, पैसे वैसे आ कोई नहीं रहे, ऐसे एफसी के अंदर भी कोई इन्वेस्टमेंट्स इकट्ठी नहीं हो रही है। तो फिर करना क्या है? कुछ लोग तो नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट
नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट की तजवीज़ भी प्रपोज़ कर रहे हैं कि इसका हल यही है कि एक नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट बनाई जाए। मुल्क के अंदर कम से कम माशी इस्तेहकाम पैदा किया जाए, सियासी इस्तेहकाम लाके माशी इस्तेहकाम पैदा किया जाए। दुनिया आपको तस्लीम तो करे, कोई ऐसा सेटअप हो जिसकी लेजिटिमेसी हो। अब यही वो प्रॉब्लम है, यहीं से मैं कनेक्ट करता हूँ कि आज जीएचक्यू में जो हंगामी और अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, उसमें लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब पहले तो चंद रोज पहले ही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले गुज़श्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले भी एक इन कैमरा ब्रीफिंग हुई थी और कुछ चीज़ों के हम ऐनी शाहिद भी हैं। अब इससे पहले भी एक इन कैमरा ब्रीफिंग हुई है। वहाँ डीजीआईएसपीआर ने ब्रीफ किया है जीएचक्यू में बुला के कुछ एंकर्स को और कुछ ब्यूरो चीफ्स को, और उनको तमाम तर खास तौर पे जो देखिए शुरू तो सिक्योरिटी मामलात से ही होता है। सिक्योरिटी मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन से ही होता है। बावजूद इसके कि अभी तक ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम से मुतालिक जो क्लियर चीज़ें हैं, लोग सवाल कर रहे हैं कि भी कहाँ पहुँचा, क्या हुआ, फिज़ल आउट हो गया, दबाव बहुत ज़्यादा था, रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा आ रही थी, इस वजह से कोई बैक ऑफ कर गए हैं। बन्नू में कोर कमांडर पेशावर और अली अमीन गंडापुर साहब की जो मुलाकात हुई और फिर वहाँ पे जो कबायली जिरगा है, अमन जिरगा है, उसके साथ भी बातचीत हुई। उसका क्या नतीजा निकला? क्या फ़ौज ने 2 कदम पीछे हटी है, सीटीडी को कहा है, पुलिस को मजबूत किया है, क्या हुआ क्या है? तो इस हवाले से लोग पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले तो काइनेटिक डोमेन में किए गए ऑपरेशन से मुताल्लिक बताया जाएगा। उसके बाद जो बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है, जिसके ऊपर ये सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस डिज़ाइन की गई है, ये सहाफ़ियों को और ब्यूरो चीफ्स को जो ब्रीफिंग दी गई, उसके अंदर ये सारी बातें हो चुकी हैं। अब ये अवाम के सामने रखने जा रहे हैं। इमरान खान साहब की तरफ से जो हालिया दिनों में स्टेटमेंट सामने आए, जिसमें उन्होंने कहा कि फ़ौज को चाहिए कि वो एक अपना मुआवन या फोकल पर्सन मुकर्रर कर दे, जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ मुज़ाकरात करे। अब इसके ऊपर पाक फ़ौज का जो प्रिंसिपल पोज़ीशन है, ज़ाहिर है डीजीआईएसपीआर ये कहेंगे कि फ़ौज न्यूट्रल है, हम एपॉलिटिकल हैं, हमें सियासत में ना घसीटा जाए। और फ़ौज इस वक़्त सभी स्टेक होल्डर्स को कह रही है कि भई हमारा सियासत से कोई, यानी इस वक़्त तक वो इस हुकूमत के साथ भी सीधी हुई हुई है। वो ये कह रहे हैं कि भई जो आपने करना है अपनी डोमेन में रह के वो करें, और ये हुकूमत उनको कह रही है, एस्टैब्लिशमेंट से कह रही है कि हमें ये करके दें, हमें जुडिशरी सीधी करके दें, हमें तहरीक-ए-इंसाफ सीधा करके दें। हम हमारे ऊपर ये जो दबाव, हालाँकि पिंडी के अंदर आके जमात-ए-इस्लामी बैठी हुई है, पिंडी जो फ़ौज का गढ़ है जहाँ जीएचक्यू है, लेकिन फ़ौज ये कह रही है नहीं हम कुछ नहीं करेंगे। आई मीन आप समझिए कि इससे ऑप्टिक्स किया जा रहे हैं, सिग्नलिंग क्या हो रही है, मैसेजिंग क्या हो रही है। तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये बताना है, ये याद कराना है फ़ौज की जानिब से कि हम एपॉलिटिकल हैं। और इसी सिलसिले की एक कड़ी है कि कल ही डीजीआईएसपीआर का एक स्टेटमेंट, डीजीआईएसआई का लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम का एक स्टेटमेंट फ्लोट कराया गया और कहा गया जी कि वो लोग जो भूल गए हों उन्हें मैं याद कराना चाहता हूं कि फौज एपॉलिटिकल है, और पाक फौज के अंदर वो ऑफिसर जो अगले 15-20 साल भी सर्व करेंगे, उनको भी बड़े अच्छे तरीके से ये बात उनकी घुट्टी में डाल दी गई है कि फौज एपॉलिटिकल है, गैर सियासी है और गैर सियासी रहना चाहती है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो लुबे लुबाब है, ये एजेंडा है, मैं आपको बता रहा हूँ, दैट इज टू रीअफर्म कि फौज एपॉलिटिकल है, गैर सियासी है और इंटरवेंशन नहीं करेगी। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।